अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली ही वॉर चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया की। भले एक थोड़ी सी और छोटी सी वॉर थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया है सिविलियंस को। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से अभी तक, यानी कि अभी तक की सिचुएशन में, यानी कि सीज़ फायर तक मैं आपको टोटल बताऊँगा कि क्या हुआ, किसका कसूर था, कौन ये वॉर जीता। तो जनाब, ये वाक़या है 22 अप्रैल 2025 का, कि अचानक जो 4 आम दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक इलाके पहलगाम पर हमला करते हैं और 26 मासूम और बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं। तो अब ये जो अटैक करते हैं ये टेररिस्ट, इस वाक़े में या फिर आप कह लें इस अटैक में 50 लोग सरवाइव भी कर जाते हैं। अब यहाँ सर्वाइवर्स को हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि बाद में जब ये बात खुलकर सामने आई ना, तो फिर इन्हीं सर्वाइवर्स ने ये बताया कि उस दिन पहलगाम में लोगों को उनके रिलीजन की बेस पर मारा जा रहा था। जैसे कि अगर कोई मुसलमान होता तो उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन अगर उसी के बरक्स कोई हिंदू होता तो उनको बेदर्दी से हिंदूज को मार दिया जाता था। अब एस्टॉनिशिंगली इंडियन गवर्नमेंट इस सब टेररिज्म का जिम्मेवार या फिर कसूरवार या फिर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान को ठहरा देता है। यहाँ पर मैं एस्टॉनिशिंगली की टर्म इसलिए यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि जिस जगह पर हमला हुआ दैट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जिनको हाईली सेफगार्ड किया जाता है। और उस दिन तो कोई तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वहाँ पर कोई पुलिस या आर्मी आई थिंक पहुँची थी। तो अब इंडिया को ख़ुद भी तो देखना चाहिए कि उनका भी तो कसूर है, लेकिन नहीं, इंडिया ने तो विदाउट एनी प्रॉपर इंक्वायरी पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन अब मामला जो है वो इंटरेस्टिंग तब बनना शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने भी इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। तो इंडिया ने पाकिस्तान को इस टेररिज्म का रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए कई डिसीजंस लिए। इन डिसीजंस में से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेजर डिसीजन ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए एक पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कह सकते हैं या फिर सिंतास कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि इंडिया से एक रिवर, बेसिकली इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान फ्लो कराता है, इंडिया उसका फ्लो बंद नहीं करेगा ताकि पाकिस्तान में भी वो रिवर का जो पानी है, उस रिवर का जो पानी है वो पहुंचता रहे। लेकिन इंडिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया। और सेकेंडली, उस वक़्त इंडिया ने ये एक मेजर डिसीजन लिया था कि उस वक़्त जितने भी इंडिया में पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने उनको 2 दिन का टाइम दिया था इंडिया को, यानी कि उनके जो कंट्री है उसको छोड़ने का। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया ने सिंतास का जो मुआहिदा था उसको सस्पेंड कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही सस्पेंड कर दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया का ये वाला डिसीजन था इससे पाकिस्तान को क्या अफेक्ट होगा। तो बेसिकली इससे पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट होने वाला है एग्रीकल्चरली। जी हाँ, एग्रीकल्चरली, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान का जो 80% एग्रीकल्चर है ना, इट रिलाइज ऑन इंडस रिवर। तो ये एक बहुत मेजर अफेक्ट है जो पाकिस्तान को होने वाला है फ्यूचर में। अब पाकिस्तान ने भी ये क्लियरली कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए जंगी कार्रवाई के मुतरादिफ होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए या फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए कोई प्रॉपर प्रूफ दिया ही नहीं, तो अटैक में इनिशिएट लेना विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रॉपर प्रूफ इलीगल एग्रेशन कहलाया जा सकता है। जिसका मतलब है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था ये इलीगल एग्रेशन था। अच्छा, तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छा डिफेंस करता है, हत्ता कि सुबह तक एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो इंडिया वाइट फ्लैग भी लहरा देता है। अब वाइट फ्लैग का मतलब ये था कि इंडिया सरेंडर कर रहा था। आई थिंक अब इसी सब के दौरान पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं जिन पर इंडिया को काफ़ी फ़ख्र है, उनको पाकिस्तान मार गिराता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पहला कंट्री बन जाता है जिसने राफेल तैयारों को मार गिराया था। अच्छा, फिर मज़े की बात, जब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए हैं तो इंडिया ये मानता भी नहीं है। फिर बाद में फ्रेंच ऑफिशियल्स ये कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान इज़ राइट। मीनवाइल इंडिया अपने हमले जारी रखता है। अब आई गेस इस सब के दौरान ही जब इंडिया अपनी बुज़दिलाना रिवायत को बरकरार रखते हुए रात की तारीकी में हमला करने में पहल कर चुका था,
तो अमेरिका से जब इस बारे में पूछा गया, बेसिकली इस वॉर के बारे में या फिर वॉर के रिलेटेड पूछा गया, तो अमेरिका ने यानी कि यूएस ने इस मामले में इंटरफेयर करने से क्लियरली इनकार कर दिया, मना कर दिया। और अब आपको ये बात अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी है, क्योंकि इस बात से रिगार्डिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। महशर का है मंजर हर जाने, क्यों रन की ज़मीं थर्राई है, हलचल है सफों में आदा की, हर दिल पर है बदछाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है। अब इंडिया जो है ये बुज़दिली शो करते हुए एक बार फिर 9 मई 2025 को रात के वक्त पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाते हुए उनको तबाह कर देता है, इंक्लूडिंग द एयर बेस ऑफ सरगोदा। अच्छा, सरगोदा की एयरबेस बहुत बढ़िया और इसके बारे में एक बहुत ख़ास बात है जो मैं आपको बताता हूँ। आपने MM आलम का नाम तो सुना होगा। MM आलम, हाँ जी, वही MM आलम जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 मिनट में 6 तैयारे गिराने का। तो MM आलम ये काम सर अंजाम देने के लिए सरगोदा की एयरबेस से ही फ्लाई किए थे, टेक ऑफ किए थे। लेकिन इस बार आफ्टर इंडियाज़ अटैक द सिचुएशन वाज डिफरेंट। पाकिस्तान ने रात की तारीकी में इंडिया को अपनी एयरबेस तबाह करने दी। अब पाकिस्तान ने इंडिया को रात की तारीकी में हमला करने दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बोला आओ भाई हमें मारो। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने उस वक्त सिर्फ डिफेंस किया और सुन्नत के मुताबिक सुबह के वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियानो मरसूस। और ये जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, ये कुरान मजीद की सूरह सफ से लिया गया है जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस ऑपरेशन में बहुत कामयाब होता है। लेकिन आप ये बात भी याद रखें कि पाकिस्तान अनलाइक इंडिया उनके बच्चों और उनकी रिलीजियस प्लेसेस को बिल्कुल निशाना नहीं बनाता। अब जब पाकिस्तान अपने ऑपरेशन में अल्लाह की मदद से कामयाब हो रहा था, फिर बारी आती है यूएस की। अब क्या होता है कि जब पाकिस्तान कामयाब हो रहा था अपने इस ऑपरेशन में, तो इंडिया अपने साथी यूएस की मदद लेता है और आपको पता है आगे क्या हुआ। यूएस ने इस जंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पाकिस्तान कामयाबी से हमकिरार सिर्फ अक्लमंदी और पेशेंस से ही काम लेकर हो पाया। जैसा कि आपने सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर इजराइल के बने ड्रोन्स फेंके थे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान इतनी आसानी से इन ड्रोन्स को कैसे कैप्चर कर लेता था? मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान सबसे पहले अल्लाह की और सेकंड नंबर पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से जो ड्रोन्स होते थे उनकी मूवमेंट मालूम करके उनको स्लो कर देता था और फिर उनको शूट कर दिया जाता था। तो अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पाकिस्तान जब सीज फायर हुआ था तो उस वक्त एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था, इवन इंडिया से भी बहुत अच्छी सिचुएशन में था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान ये वॉर जीत चुका है और ये एक फैक्ट है, लेकिन ये बायस फैक्ट नहीं है, याद रखिएगा। तो भाई जब यूएस ने सीज फायर का ऐलान किया तो पाकिस्तान सिर्फ एक रीज़न की बिना पर या फिर एक आप कह लें शर्त की बिना पर सीज फायर पर एग्री हो गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियानो मरसूस शुरू किया। तो बेसिकली उस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इंडिया के 2 कैंटनमेंट्स जो हैं उन पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को पता था कि इंडिया सीज फायर के बाद वो कैंटनमेंट्स वापस मांगेगा। तो पाकिस्तान ने ये क्लियरली बोल दिया कि सीज फायर तो हम कर लेते हैं, अग्री उस पर कर लेंगे, लेकिन हम लोग कैंटनमेंट्स आपको वापस नहीं देंगे। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कैंटनमेंट्स वो जगह होती है जिस जगह पर किसी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। तो भाई अब इंडिया ने सीज फायर के बाद भी कुछ मरतबा पाकिस्तान पर अटैक करके उनसे अपने जो कैंटनमेंट्स हैं वो वापस लेने की अटैम्प्ट्स की हैं और आप ये कह लें कि बेसिकली इंडिया ने सीज फायर को वायलेट करने की कोशिश की है। तो अब अगर हम पिछले कुछ साल देख लें, बेसिकली वो साल जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, तो हमें एक पैटर्न दिखता है और ये पैटर्न ये है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो मोदी इंडिया की जो क्या कहते हैं आवाम है उसको खुश करने की कोशिश करता है।
और ये जो मोदी है ये लोगों को खुश करने के लिए आप कह लें एक तरह से जो इनपुट देता है, इसका आउटपुट ये मिलता है कि लोग मोदी को वोट देते हैं। अब मोदी लोगों को खुश कैसे करता है, ये एक यहाँ पर सवाल पैदा होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो मोस्टली लोग हैं वो मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ देख के खुश होते हैं। तो बस यही है, जब भी इंडिया में इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो मोदी मुसलमानों के अगेंस्ट आवाज़ें उठाने लग जाता है, और मुस्लिम्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो पाकिस्तान के ही होते हैं। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, इलेक्शंस आने वाले थे और मोदी ने अपना असल रंग दिखा दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान फ़ौज की अगर बात कर लें, जिसकी इमेज पिछले चंद सालों से डाउन जा रही है, इस कामयाबी से उनका इमेज भी पब्लिक में बहुत ही अच्छा हो गया। तो भाई अब हम ये दुआ करते हैं कि आगे ये मामला ज़्यादा ना बढ़ सके। ये थी स्टोरी स्टार्टिंग से सीज़ फायर तक पाकिस्तान और इंडिया की जो छोटी सी वॉर थी या जंग या कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद जो है वो नई वीडियोस अगर आएँ तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मैं आपको इंशाल्लाह मिलता हूँ नई वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। फरजादुल इस्लाम, अल्लाह हाफ़िज़। वालों में उमर बिन जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, हव्वा बिन्त जुबैर और इर्तिज़ा अब्बास शामिल हैं। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर सामने आई हैं। शहीद होने वालों में उमर बिन जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, हव्वा बिन्त जुबैर और इर्तिज़ा अब्बास पूरी शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे ये तुम्हारा है, तुम